बजट 2022 आया, न जाने कितने को। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पर कुछ ऐसे भी आगे स्वाद लोग हैं जिनका खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा, शायद कुछ ऐसे। सच में जब पूरा बजट भाषण खत्म हुआ तो राहुल जी का एक ट्वीट आया और उसमें उन्होंने बोला, मोदी जी गवर्नमेंट्स जीरो सम बजट, ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। नथिंग फॉर सैलरी क्लास, मिडिल क्लास एंड पुअर एंड डिप्राइव्ड यूथ, फार्मर्स इन एमएसएमई, शायद कुछ ऐसा था। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, यहाँ यही मतलब था। खैर, बजट आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि बजट वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि आर्टिकल 226 के अनुसार पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वही है कि अगर आपको पैसे निकालने, वो भले ही आप गवर्नमेंट में हो, तो पार्लियामेंट को आपको दिखाना पड़ेगा, इस जनता को आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने पैसे निकाले। तो पहले आप एक लिस्ट बनाओ कि हमें कितना कितना खर्च करना है और अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे पाओ। अच्छा ठीक है, ये फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट होता है। अब बात करते हैं बजट प्रिपेयर कौन करता है। तो बजट प्रिपेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। उसका भी एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं बजट पोर्शन। अब बजट स्पीच की बात कर लेते हैं। बजट स्पीच में इस बार वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बजट स्पीचेज होती रहती हैं। क्या बोल रही है? आगे बढ़ लेते हैं। आगे अब पते की बात कर लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ बजट 2022-2023। तो जैसे कि आपको पता ही है, इसमें किसी भी टैक्स रेट में एजेंशन नहीं मिला है। ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। जो पहले हमारा था कि अगर आप स्लैब 1, जैसे जो रेड में लिखा हुआ है, वो न्यू टैक्स क्राइटेरिया है, मतलब 2021 में जो डिफाइन हो गया था। और इस तरफ जो हमने ब्लू में दे रखा है वो है पुराना हमारा टैक्स स्लैब। तो इसमें वही जैसा जो पहले था वही सेम इट इज है, कुछ नहीं बदला गया है। अब बजट के कुछ तथ्य की बातें कर लेते हैं। अभी क्या होगा, इस बजट में कहा गया है, प्रधानमंत्री जी ने भी बजट के उपरांत जब अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हम इस बजट के थ्रू अमृतकाल में एंटर कर रहे हैं। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। अमृतकाल का मतलब पूरा 100 ईयर्स का है। पहले हम क्या, इंडिया को 75 ईयर्स, अभी हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया, तो उसके तहत हम मानते थे। अब क्या है कि अब हम देखना चाहते हैं कि इंडिया 100 साल में कैसा दिखेगा। मतलब हमारा 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तो अब 2047 में हम कैसे दिखेंगे, इस बारे में बात हुई है। दूसरा नंबर है, इसमें बात हुई है कि गवर्नमेंट ने 4 अपने जो प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटी दी है, उन पर फोकस किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पीएम गति शक्ति, इसमें तो आप ही समझ रहे होंगे, इसका पूरा ही मतलब यही है कि गति शक्ति जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट रिलेशन है, सारे जितने भी वैरायटी हैं उनके अंदर, और नेशनल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन इसका पूरा थीम है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि हमारा पहले तो कि गाड़ियां हमारी 2 इंजन की होती थी, बट नहीं, अभी बोला गया कि 2 इंजन की गाड़ियां नहीं होंगी। अब हमारा जो प्रगति का, गतिशील होने का हमारा जो इरादा है वो हमारा 7 इंजन से होगा। 7 इंजन हमारे कौन कौन से होंगे, मतलब जो पीएम गति शक्ति स्कीम है उसके थ्रू हमारे 7 सेक्टर्स हैं जो कि आपस में कोलैबोरेट करेंगे। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पर काम होगा पीएम गति शक्ति पर। कुछ और बजट हैं वो आप खुद ही पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। हमारी तरफ से ना है। अरे नहीं, अरे पढ़ लीजिए आप। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो, लेकिन नहीं मैं बताता हूँ बजट के फैक्ट्स। सबसे पहले तो जो हमारा रोड का एक्सटेंशन होगा वो 2500 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर का और होगा। 22-23 जो हमारा बजट है उसमें बताया गया है। 4 लोकेशंस पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनेंगे, पीपीपी मोड के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेटाइजेशन के मोड पे बनेंगे। रेलवेज में का एक नया बनेगा, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत एक नई स्कीम ला रहे हैं जो कि इनहांस करेगा वहाँ के लोकल बिजनेस के लिए। अभी मजा आएगा ना। अच्छी बात है, लोकल बिजनेस अगर इनहांस होगा तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तीसरा है, 4th नंबर है
200 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क भी बनाए जाएंगे जो कि कवच इनिशिएटिव के अंदर काम करेंगे। याद रखना है, बात की जा सकती है कि कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक और बनाने की बात हो रही है अंडर कवच इनिशिएटिव, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अच्छा ठीक है। 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो कि प्राइवेटाइज हो चुकी हैं उनको नया बनाया जाएगा या उनको चालू किया जाएगा। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, अभी पीएम शक्ति की बात चली रही है, पीएम शक्ति कार्गो टर्मिनल से बनाए जाएंगे जहाँ पे बहुत सारा कार्गो रखा जाएगा और इजी टू कैरी एंड इजी टू बाइफरकेट, इजी टू ट्रांसपोर्ट वहाँ से होगा। पर्वतमाला, आपने भारतमाला और बहुत सारी मालाएं पढ़ी होंगी, आपने जाना भी होगा। पर्वतमाला जैसे कि हम कहीं बाहर पहाड़ों में जाते हैं और वहाँ हमें घूमना फिरना है, कुछ मजे करने हैं, जिंदगी हो तो ऐसी हो। इसी तरीके से तो आप ये देख सकते हैं कि उसके लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट एक नया प्लेटफॉर्म आया है, नया एक इनिशिएटिव आया है, एक प्रोग्राम आया है जिसमें 8 रोपवे प्रोजेक्ट बनेंगे जो कि अराउंड 60 किलोमीटर के होंगे। रोपवे प्रोजेक्ट तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद कुछ और हैं, इनको तो कम से कम पढ़ ही लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारी तरफ से ना है। नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बात क्या हो रही है, हमें को देखना एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ है। डायरेक्ट पेमेंट अब फार्मर्स के अकाउंट्स में पहुंचेगी, वीट एंड पैडी के जो भी उनकी फसलें हैं। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है इस बजट में और बोला गया है कि 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर जो कि हमारी रिवर गंगा है उसके 5 किलोमीटर इस तरफ 5 किलोमीटर उस तरफ तक कोई इस तरीके से केमिकल का जो फार्मिंग है वो नहीं होगी। किसान ड्रोन्स का इस बजट में नाम आया है, उसके तहत क्रॉप को असेसमेंट ड्रोन्स के थ्रू किया जाएगा, उनका नाम होगा किसान ड्रोन्स। जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, अब जैसे होता है कोई एक खेत होता है किसी और के नाम हो जाता है फिर बहुत दिक्कत होती है, या कोई एक प्लॉट है वो किसी बहुत सारे लोगों के नाम हो जाता है फिर उसका मालिकाना हक कौन हो जाता है तो पता नहीं चलता, फिर वही होता है जिसकी लाठी उसका भैंस, तो या जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं बट वही एक्चुअली हकदार होते हैं उनको वो चीज़ नहीं रिस्क है। मिलती। तो इस चीज़ से बचने के लिए सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करने की बात की गई है। केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है क्योंकि उससे जो लिंकिंग रोड्स का लिंकिंग है, सॉरी जो दोनों रिवर्स का लिंकिंग है वो होगा। और जो हमारा एरिया है मध्य प्रदेश और यूपी का जो बुंदेलखंड एरिया कहलाता है वहाँ पे बहुत अच्छे से इरीगेशन है, उसके लिए इस प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दिया गया है। बात कर लेते हैं MSMEs की, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की निगाहें थी और शायद इसमें उनको उतना नहीं मिला बजट से जितना वो चाह रहे थे। एक न्यू प्रोग्राम आया है राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस रैंप करके। इसमें हम अपने MSME को इनरोल करके उसमें एक्सीलरेशन की बात कर सकते हैं। देश स्टॉक ई पोर्टल करके का है स्किल डेवलपमेंट के लिए कि जो MSME करना चाहते हैं, जो हमारे उद्यमी हैं उन वो यहाँ पे जाएं। इसका देश स्टैक का फुल फॉर्म है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो बंद हो गए हैं बट डिजिटली सब कुछ होने जा रहा है। तो इस वजह से इसको डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने के लिए उसमें अपनी लाइवलीहुड ढूंढने के लिए उसमें स्किल पाने के लिए इस तरीके का ये पोर्टल आया है। आगे बढ़ लेते हैं, बहुत सारी कुछ मिसलेनियस न्यूज़ हैं और मुझे पता है कि आप पढ़ोगे तो है नहीं, मुझे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताना पड़ेगा। ये सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं। 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब वही होता है कि जो पोस्ट ऑफिस हमारी हैं वो अब हमें क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करेंगी एज वेल एज उनका खुद का एक ATM होगा। ई पासपोर्ट्स बनेगा। ई पासपोर्ट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे इंटरनेट पे या कोई मेल पे पासपोर्ट आ जाएगा। पासपोर्ट अब हमारे जो होगा वो एक चिप टाइप बनेगा, कार्ड टाइप बनेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हमारा जो पासपोर्ट होता था वो पासपोर्ट लेबोरेट होता था, मतलब कागज़ का बना होता था और हम जहाँ जाते थे उसके पीछे उसका स्टैंप लग जाता था उस देश का। बट अभी क्या होगा, ई पासपोर्ट हो जाएगा। हमें कार्ड जैसा, जैसे हमारा ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड होता है, एक्सेस कार्ड जिन्हें बोलते हैं, उस तरीके का ही कार्ड हमें मिलेगा और वो उसमें चिप एम्बेडेड होगी और जो भी हम जब जहाँ जाएंगे वो चिप के साथ उसके साथ काम हो जाएगा। तो एक ये बड़ी बात इसमें हो रही है। C-PACE प्रोग्राम शुरू होगा। C-PACE प्रोग्राम वो होगा जैसे कोई उद्यमी है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई आया है बट उसको लग रहा है कि नहीं हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं या हमें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है हमारी कंपनी को, तो वो बहुत ईजिली इस कॉर्पोरेट एरिया से एग्जिट कर सकता है, निकल सकता है। उसके लिए एक C-PACE प्रोग्राम लाया गया है जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। यहाँ पे हम बहुत ईजिली से अपने उस कॉर्पोरेट से एग्जिट कर सकते हैं। मेकिंग एक टास्क फोर्स फॉर प्रमोशन ऑफ, अभी आपको पता है कि बहुत कुछ विजुअल और एनिमेशन और गेमिंग पे इतना ज़्यादा हो चुका है, कॉमिक आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ड्यू टू कोरोना बहुत सारे लोगों ने मल्टीमीडिया इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया है।
अच्छा ठीक है। तो उस पर एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि इन चीज़ों के लिए उनका प्रमोशन कर सके और उनमें कहीं ना कहीं जो बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ या बोल सकते हैं कि अनएथिकल काम होते हैं उनको भी रोका जा सके। और मेनली इनके प्रमोशंस के लिए ही है, बट वो टास्क फोर्स ये भी अश्योर करेगी कि कहीं उनकी वजह से कुछ गलत काम ना हो रहा हो। तो इसकी बात भी बजट में की गई है। 60% ऑफ, अभी देखिए एक चीज़ और होता है कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा अपने भारत सरकार का पैसा खर्च होता था, क्योंकि डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं या जो भी इससे रिलेटेड हमारे जो बंदूकें या जो भी मिसाइल्स या कुछ भी रिलेटेड इक्विपमेंट हैं उनको हम परचेज करते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी मेक इन इंडिया के तहत इन्हें बोला गया कि 68% जो कैपिटल हमारा परचेज होगा वो हम इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री से करेंगे। तो मतलब यही है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से फायदा मिलेगा। तो ये याद रखना है, एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री में डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को खरीदने के लिए ईयरमार्क किया गया है, तो वो 68% है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की। उसमें लिखा गया कि सोलर एनर्जी का हमारा और जो इंस्टॉलेशन का जो हमारा गोल था वो बढ़ गया है। अभी 280, पहले 170 गीगावाट इसका पहले बना रखा था कि हम इतना इंस्टॉलेशन करेंगे, बट अभी 280 गीगावाट इंस्टॉलेशन करना है 230 मतलब 2030 तक ये करना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंट में बजट में कितना क्या आया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है कि इन 2022-23 स्टेट विल बी अलाउड टू फिजिकल डेफिसिट 4% ऑफ इट्स GSDP, मतलब होता है डोमेस्टिक, इसका मतलब होता है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। जो कि 7 नंबर पॉइंट को मैं आपको साथ इलेबोरेट करके बताऊंगा कि अगर कोई एक राज्य है वो 10 रुपये अगर मान लो कमा रहा है तो वो अपने 10 रुपये का 4% और डेफिसिट ले सकता है उस मतलब और उस अपने जो उसका एक्सपेंडिचर है वो और ज़्यादा कर सकता है 4%। अगर 10 रुपये है तो वो 12.5 रुपये तक कर सकता है। ये गवर्नमेंट ने इस बजट में कहा है, मतलब वो अपने डेफिसिट को 4% तक और अलाउ कर सकता है अपने खर्चे को बढ़ाने के लिए। अगर उस देश का GDP या उस स्टेट का GDP 10 रुपये है तो वो 12.5 रुपये तक का खर्च कर सकता है। इतना फिजिकल डेफिसिट अलाउ कर रही है गवर्नमेंट इस बजट में। आगे बात कर लेते हैं गिफ्ट सिटी की। गिफ्ट सिटी आपको पता ही गांधीनगर में है। अब बात हम कर लेते हैं कि गिफ्ट सिटी में होगा क्या। ये तो पहले से पता था, बट इस बजट में गिफ्ट सिटी लेके आया है। तो गिफ्ट सिटी में इसके लिए इस बजट में आया है कि जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनका रेजोल्यूशन करने के लिए हमारे जैसे अभी फॉरेन देशों में जैसे सिंगापुर हो गया, यहाँ पर इस तरीके के आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। इंडिया में कोई इस तरीके का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं है जो कि हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व कर सके। तो इंडिया ने कहा कि गिफ्ट सिटी के अंदर हम जो कि गांधीनगर में उसके अंदर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ओपन करेंगे, जिससे कि हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनली फाइनेंस से रिलेटेड वो हमारे यहीं पर रिजॉल्व हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। मजा नहीं आ रहा है। रुको जरा सबर करो। हम बात कर लेते हैं कि डिजिटल रुपये की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सबसे बड़ी चीज है और इसमें बहुत सारे लोगों की खुशियां इस तरीके से निकल के बाहर आई हैं। इसमें क्या कि RBI अपना डिजिटल रुपये लॉन्च करने वाला है, क्योंकि अभी क्या होता है कि RBI क्या करता है कि अपना सारा रुपया जो मनी है वो इसको क्या कहते हैं हम कागज के रूप में देखते हैं, सारा हार्ड में देखते हैं। अभी डिजिटली हो जाएगा। डिजिटली जैसे हम क्या होगा कि हमें टोकन्स टाइप मिल जाएंगे, कितने टोकन का है इतना टोकन का है। तो वो जैसे होता है ना कि एक अपना स्वैप कार्ड का दिखा दो कि मेरे पास ये कूपन है, डिजिटली जो होता है। तो उस तरीके का भी RBI लॉन्च करने की सोच रही है और इसमें डिजिटली रुपये का भी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर देशों में इस तरीके का है जो डिजिटली रुपीज़ को अलाउ कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। तो RBI भी डिजिटल रुपीज़ को अलाउ करने के बारे में सोच रही है, उसको बनाने के बारे में सोच रही है। 10% इसका एरिया वो शायद अभी डिसाइड कर रहे हैं। दूसरी बात एक चीज़ है, सबसे बड़ी बात है जो कि क्रिप्टो करेंसी को अभी ऑफिशियली तौर पे लीगलाइज नहीं किया गया है, बट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से जो भी लोग फायदा उठाएंगे उन पर 30% टैक्स इम्पोज होगा। ये चीटिंग है, चीटिंग है ये। तो ये उनको देना है एक, जब अगर टैक्स लेंगे किसी भी चीज़ को तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं वो लीगलाइज करने वाले हैं। तो इन फ्यूचर जो क्रिप्टो करेंसी में लोग यूज कर रहे हैं, उस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। बट कहीं ना कहीं टैक्स को इम्पोज करके उनके लिए कुछ इस तरह का माहौल कर दिया। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के लिए जो कि हमें एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जो बजट एस्टिमेशन था हमारे 21-22 का पिछले साल का, वो था 34.85 लाख करोड़, मतलब अमूमन या हम बोल सकते हैं आमतौर पे 35 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर, हमारी सरकार ने कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया और उन्होंने 37.7 लाख करोड़ मतलब अराउंड 38 लाख करोड़ खर्च कर डाला।
या जी अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। इसका मतलब है कि टोटल डेफिसिट मतलब होता है कि हमें कितना घाटा हुआ, मतलब हमने कितना अनुमान लगाया था या बोले तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा लिया था बट बाद में कितना खर्चा कर दिया। तो इसी तरीके से जो डेफिसिट है वो अराउंड 3 लाख करोड़ का हुआ है। तो ये डेटा पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि नाउ गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इस साल का जो अभी आया है 22-23 का 31 मार्च खत्म होने के बाद जैसे ही 1 अप्रैल शुरू हो जाएगा तब से हमारा नया सेशन शुरू हो जाएगा, उसमें 39.45 लाख करोड़ का एस्टिमेशन है इतना एक्सपेंडिचर करने का, इतना ही पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा। तो ये फैक्ट याद रखने की चीज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फिजिकल डेफिसिट कितना हो सकता है ये बोला जा रहा है 22-23 में, तो वो बोले 6.4% तक फिजिकल डेफिसिट हो सकता है। इसके बाद करंट ईयर का अगर फिजिकल डेफिसिट देखें तो आपको पता है कि 3 लाख करोड़ का अमूमन हो रहा है, तो उसमें 6.9% का फिजिकल डेफिसिट करंट ईयर का माना जा रहा है। ये एस्टिमेटेड है, अभी 31 मार्च तक तो और कुछ घटेगा बढ़ेगा, तो वो इतना माना जा रहा है। इसके बाद एक चीज़ और है कि जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं उन पर भी अब एक अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स लगेगा। ये AMT क्या होता है? AMT देखिए ऐसा होता है जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए उस कंपनी में क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी कुछ गुड्स बना रही है बट गवर्नमेंट हमसे बोली कि ठीक है आप अपना GST रिटर्न दिखाइए। हमने GST रिटर्न में दिखा दिया कि हमें GST जब हमने फिल किया कि हमें तो इसमें लॉस हो रहा है, हमें कोई फायदा हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कंपनी सरकार को कोई टैक्स दे ही नहीं रहे हैं। तो सरकार ने कहा अरे यार ये तो नौटंकी हो रही है, आप लोग तो मजे कर रहे हो और हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आपसे कोई टैक्स ही नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सरकार तो चलती ही टैक्स से है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमें एक अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स चाहिए, मतलब आपसे हमें ये टैक्स चाहिए। आप कुछ भी करो, मुझे आपको कितना फायदा और कितना घाटा और हमको नहीं पता, बट अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स हमें कुछ आपसे चाहिए। और वो टैक्स उन्होंने लगा रखा था 15% सारे इस तरीके की जो जहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि इस तरीके की कंपनीज थी या इंडस्ट्रीज थी। फिर जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होती हैं उनके ऊपर ये जो AMT मतलब अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स था वो 18.5% लग रहा था, तो उसको रिड्यूस कर दिया है 15% कर दिया है। तो उनके लिए तो आगे स्वाद। तो अभी क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटीज भी ऐसे लगती थी कि कभी बहुत सारे कस्टम ड्यूटीज लगती थी, बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, मतलब इतना हौच पौच माहौल था कि लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था। लोगों को लग रहा था कि ये कहाँ है, भगवान याद आ रहे थे। तो इस वजह से उनकी पूरी मार्केटिंग करने के लिए, उनको पूरा कस्टमाइज करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि अभी सरकार ने कहा कि ठीक है हमें इस पूरा झंझट हटाना है, सब कुछ रफा दफा करो, एक काम करते हैं सीधे 7.5% ला के खत्म कर देते हैं। 7.5% लाते हैं एंड हमारा जितना भी टैक्स हम इस पे कस्टम ड्यूटी 7.5 लगा रहे हैं। आप कोई भी बाहर से प्रोजेक्ट, कोई भी सामान, कोई भी मशीनरी लाएंगे, हम उस पर 7.5% का टैरिफ जो कस्टम ड्यूटी होगा वो इम्पोज करेंगे, बस 10 सेट खत्म। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है कि टैरिफ इम्पोज इन प्योर फ्यूल टू इनकरेज। अभी देखिए क्या है कि जो प्योर फ्यूल है उसमें टैरिफ लगाया जाएगा, उस पर लगाया जाएगा। ब्लेंडेड फ्यूल होता है कि जो हम इथेनॉल मिक्स करते हैं ना इंडिया में आके, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट चाह रही है कि इथेनॉल मिक्स्ड जो फ्यूल है उसका यूज हो। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं क्योंकि इथेनॉल से हमारा कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन होता है उसका रेट कम हो जाता है और कहीं ना कहीं उसकी जो इथेनॉल की जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है। और इथेनॉल इंडिया में बहुत प्रचुर मात्रा में बनता भी है, गन्ने से वगैरह से इथेनॉल बनता है। तो हम ये है कि हम अच्छे से बना भी रहे हैं, तो हम होता है कि इंडिया उसी को क्यों ना ही एज ए फ्यूल यूज करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इथेनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो। तो जो मतलब हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इथेनॉल जब यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड फ्यूल। उस ब्लेंडेड फ्यूल को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप प्योर फ्यूल लेंगे, जो प्योर डीजल पेट्रोल आ रहा है, अगर उसको लेंगे तो वो 2 रुपये महंगा मिलेगा पर लीटर। अगर आप ब्लेंडेड फ्यूल लेंगे तो वो आपको 2 रुपये सस्ता मिलेगा। तो ये भी एग्जाम से पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वहाँ भी है करीम भैया। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड अभी देखिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था शतक मंथली शतक, उसमें मैंने बोला था कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या क्या एस्टिमेट किया है। इसमें इकोनॉमिक जो हमारा बजट है इसी ने बताया कि उनका आने वाला ईयर का जो ग्रोथ हो सकता है दैट मे बी 9.2 GDP। तो ये देखना है कि मतलब जो GDP होती है वो 9.2% हो सकती है, तो ये इस पर भी हमें ध्यान देना है। फिर और एक चीज़ बात गई है कि इस बार सरकार का कहना है कि हम 60 लाख और नए जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो उनकी बातों में कितना सच्चाई है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बात कर लेते हैं कि हमें पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से जाता है। तो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, हमें एक पैसा मिलता भी है एंड एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, हम उसको पैसा खर्च भी करते हैं।
पैसा रिसिप्ट की बात करते हैं, पहले पैसा ले लेते हैं, बाद में खर्चा कर लेंगे। पहले पैसा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले वो दो तरीके से मिलता है, एक रेवेन्यू से, एक कैपिटल से। एक चीज़ और है कि आने वाले समय में एक ऐसा वीडियो आएगा मेरे ही चैनल में जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इस बजट की, उस सारी टर्मिनोलॉजी को आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेंगे। तभी यहाँ पे यही है कि दो तरीके से हमें पैसा मिलता भी है और दो तरीके से हमारा पैसा जाता भी है। रेवेन्यू मतलब वहाँ से पैसा होता है जो हमारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसे डिफेंस का कोई काम हुआ उससे पैसा हमें मिल गया, लेकिन वो हमें कोई उसका मतलब हमने कहीं कैपिटल कोई फायदा नहीं लगाया। और कैपिटल का मतलब होता है कि हमने कोई बिल्डिंग कोई इंडस्ट्री हमने खड़ी की और उस खड़ी इंडस्ट्री से हमें कुछ पैसा मिला, तो वो कैपिटल हमारा रिसिप्ट हो जाता है। इस तरीके से एक्सपेंडिचर होता है। इसमें डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को पढ़ने कोई जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में कभी नहीं आया है, तो इसके लिए तो कुछ करना नहीं। सिर्फ रिसिप्ट और क्या कहते हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर जो होता है उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना था, इस वजह से मैंने ये स्लाइड रखी। बाकी बात कर लेते हैं क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है। तो क्या क्या सस्ता हुआ जान लेते हैं। सबसे पहले कपड़े, हमारे कपड़े सस्ते हो गए हैं। जेम्स स्टोन्स एंड डायमंड, अब तो हम डायमंड की रिंग भी दे सकते हैं अपने चाहने वालों को। ज्वेलरी से जो इमिटेशन ज्वेलरीज हैं उन पे छूट हुई है काफ़ी, वो भी सस्ते हुए हैं। मोबाइल फ़ोन से चार्जर, अब तो क्या है जैसे कि पता ही कि घर घर अभी तो गवर्नमेंट का विजन भी है कि गांव में भी 5G से कनेक्टिविटी बहुत जल्दी होने वाली है। तो क्या है अपना देश का युवा जगेगा, 2 GB खत्म करेगा फिर सो जाएगा। तो वो बात होगी, कोई बात नहीं। स्टील क्रैफ्ट जो स्टील के प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन स्टील के, वो सस्ते हुए हैं। तो ये चीज़ें सस्ती हुई जानते हैं। महंगा क्या क्या हुआ है, तो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो सारे महंगे हुए हैं। इंपोर्टेड आइटम जैसे मान लीजिए कि अगर अभी आपको पता होगा कि आईफोन 6 बोल रहा हूँ, आईफोन को जो भी एप्पल कंपनी यहाँ पे लगाई हुई थी, बट अपने क्या कहते हैं साउथ इंडिया में किसी एक स्टेट में, मैं एक्चुअली नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे लगाई थी, बट उन्होंने अभी क्या है कि ड्यू टू कोरोना और वहाँ पे लेबर फोर्स ना मिल पाने की वजह से उन्होंने बंद कर दिया है। तो जो चीज़ प्योरली वहाँ से बन के आएगी विदेशों से वो महंगी हो जाएगी, और जो कुछ ना कुछ देश में बनेगी वो सस्ती होगी ऑब्वियसली। इसका अंत में जानते हैं कि कहाँ से रुपया आता है एंड कहाँ रुपया जाता है। तो सबसे पहले रुपया आता कहाँ से, ये बात कर लेते हैं। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है हमारे यूपीएससी का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से रुपया आता है। तो रुपया आता है रुपया कहाँ जाता है, सॉरी। तो हमारा रुपया इन 4 सेक्टर्स पे जाता है जिनको मैंने परसेंटेज के रूप में रखा है। सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट, जो हम लोन लिए हुए हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस से, जैसे AIIB हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनसे जो पैसे हमने लिए हैं उनको इंटरेस्ट में जो हम पैसे देते हैं उसमें 20% हमारा चला जाता है। 20% जितना भी हमारा एस्टिमेशन होता है। तो आप देख लीजिए कि 39.45 लाख करोड़ अगर हमें इस बार निकालना है तो उसका 20% तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। दूसरा नंबर है स्टेट शेयर एंड टैक्सेस एंड ड्यूटी। जो स्टेट्स का शेयर आता है ना, बहुत सारे जो GST वगैरह सब कैलकुलेट करके जो स्टेट्स को शेयर दिया जाता है उसमें 70% चला जाता है। इसके बाद सेंटर्स की जो सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें 15% चला जाता है। जो जैसे आपको पता ही है कि अभी बहुत सारी स्कीम्स ऐसी आती हैं, जैसे कि अभी क्या कहते हैं, यही एक स्कीम आने वाली है, क्या बोलते हैं, और मातृत्व के लेके बहुत सारी होती रहती हैं, एजुकेशन को लेके लिए बहुत सारी होती है कि MSME के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं। तो जितनी ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें 15% खर्च होता है। जैसे नरेगा ये हुए सब सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, इन पे 15% का खर्चा जाता है। फिर इसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। फाइनेंस कमीशन का मतलब होता है कि एक कमीशन बैठता है और वो स्टेट एंड सेंटर के बीच में बात मतलब एक डिस्कस करता है कि कितना पैसा देना चाहिए स्टेट के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो 10% वहाँ खर्चा होता है। तो ये मेजर पोर्शन हैं जहाँ पे खर्चा होता है। पूछ सकते हैं कि इनमें से मतलब क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है भी क्वेश्चन कैसे आते हैं। बात करते हैं कहाँ से रुपया आता है। तो रुपया हमारा आता है बोरिंग इन अदर लायबिलिटीज से। हम क्या करते हैं कि हम जाके कभी IMF से या कहीं किसी, या हम अपना क्या करते हैं, अभी आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारा जो जैसे LIC है उसका बेच रहे हैं, एयर इंडिया को भी बेच दिया। तो इस तरीके से जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, इस तरीके से जो पैसा आता है वो हमारा 35% आता है। GST आपको पता ही, जो टैक्स हमारे इंडायरेक्ट टैक्स होता है उसके तहत, इनकम टैक्स के तहत 15% आता है, कॉर्पोरेट टैक्स के तहत 15% आता है, एंड यूनियन एक्साइज और ड्यूटीज इनके परसेंट भी अराउंड 7% आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, वरना अबे इज्जत की मैयत निकल जाती है यार, उसका क्या करें। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। कर लो, बुद्धिमान आदमी हो, निकाल लोगे एग्जाम एक बार कायदे तैयारी किए तो। जय हिंद।